फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमयी रात से होती है। एल्विरा, उसकी माँ और छोटी बहन एक बिखरते हुए महल से निकलकर दूसरी रियासत की ओर सफर पर हैं। उनकी आंखों में एक नई शुरुआत की चमक है, लेकिन एल्विरा की आंखों में खास चमक है क्योंकि वो उस रियासत के राजकुमार जूलियन की लिखी पोएट्री की दीवानी है। उसे लगता है यही राजकुमार उसके सपनों का राज है और वो एक दिन उसकी प्रिंसेस बनेगी। जैसे ही वो दूसरी रियासत पहुँचते हैं, एल्विरा की माँ एक बुजुर्ग अमीर आदमी से शादी करती है। उस आदमी की एक बेटी भी है, एग्नेस। वो इतनी सुंदर थी कि एल्विरा और उसकी छोटी बहन उसके सामने फीकी लगती थी। लेकिन इस शादी से सब खुश नजर आते हैं, पर यह खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। सिर्फ 2 दिन के भीतर एग्नेस के पिता को हार्ट अटैक होता है और वही रात उसकी मौत की रात बन जाती है। सुबह जब घर में लोग आते हैं तो किसी की संवेदना नहीं, बल्कि सभी की आंखों में लालच और गुस्सा है। ये वो लोग थे जिन्हें उस आदमी से पैसे लेने थे। अब जब उन्हें पता चलता है कि मरने से पहले वो एल्विरा की माँ से शादी कर चुका था, तो उनका गुस्सा और भी उबल पड़ता है। हमें हमारा पैसा चाहिए, वरना ये महल और जमीनें अब हमारी होंगी। एल्विरा की माँ सन्न रह जाती है क्योंकि वो खुद एक इल्यूजन में जी रही थी। जिसे वो अमीर समझती थी, वो तो खुद कर्ज में डूबा हुआ था। उसने ये शादी केवल दिखावे और स्टेटस के लिए की थी, पर असलियत कहीं ज्यादा भयावह थी। अब हालात इतने खराब थे कि एल्विरा की माँ न तो शादी कर सकती थी, न ही अपनी खूबसूरती से किसी को फंसा सकती थी। उसका बुजुर्ग चेहरा, उसकी टूटी उम्मीदें और गिरती हुई फाइनेंसेस उसे एक गहरे पैनिक में धकेल देती हैं। एल्विरा ये सब देख रही थी। अपनी माँ के टूटे सपनों को देखकर वो एक वादा करती है, माँ घबराओ मत, मैं प्रिंस जूलियन से शादी करूंगी और सब कुछ पहले जैसा होगा। उसकी माँ ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी लॉस्ट होप को फिर से जी उठते देखा हो, पर एल्विरा की शक्ल सूरत आम थी। वो सुंदर नहीं थी, न ही आकर्षक। ऐसे में जूलियन जैसा रॉयल लड़का उसे पसंद करेगा, ये बात माँ को किसी मिरेकल से कम नहीं लगी। इस परिवार में एक और छोटी बहन भी थी, मासूम और प्यारी, पर अभी शादी की उम्र से काफी दूर। तो अब इस एम्बिशियस माँ के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, एल्वायरा को प्रिंसेस बनाना, चाहे उस रास्ते में कितनी भी डार्कनेस क्यों न हो। और यहीं से इस कहानी की सच्ची भयावहता शुरू होती है। घना सन्नाटा था, हर कमरा जैसे ग्रीफ में डूबा हुआ था। घर के एक कोने में एग्नेस अपने पिता की लाइफलेस बॉडी के पास बैठी थी। उसकी माँ पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुकी थी और अब वो अपने पिता को भी खो चुकी थी। आंखों से बहते आंसुओं के बीच वो धीरे धीरे फुसफुसाती है, मॉम प्लीज कुछ कर दो, सब कुछ खत्म हो रहा है। उसके शब्द हवा में जैसे ठहर जाते हैं। कुछ ही दिन बीतते हैं और पूरे राज्य में हलचल मच जाती है। एक दिन रॉयल ट्रम्पेट बजती है और रॉयल मिनिस्टर पूरे ऐलान के साथ महल के बाहर खड़ा होता है। वह एक घोषणा पढ़ता है, राजकुमार जूलियन अब विवाह योग्य हो चुके हैं। 4 महीने बाद एक ग्रैंड रॉयल सेरेमनी आयोजित की जाएगी, जिसमें पूरे राज्य की अविवाहित लड़कियां हिस्सा लेंगी और जिस लड़की को राजकुमार पसंद करेंगे वही इस राज्य की अगली प्रिंसेस बनेगी। ये सेरेमनी सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक कंपटीशन था, एक खतरनाक दौड़ जिसमें हर लड़की को खुद को सबसे परफेक्ट साबित करना था। एल्विरा की आंखें चमक उठती हैं, यही तो उसका सपना था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि एग्नेस ने भी इस प्रतियोगिता के लिए खुद को रजिस्टर कर लिया। एल्विरा की माँ को ये बर्दाश्त नहीं था। उसे पता था कि अगर लुक्स की बात आएगी तो एग्नेस एल्विरा पर भारी पड़ेगी और इसलिए अब एल्विरा को परफेक्ट बनाना उसका एकमात्र मिशन था। पर ये परफेक्शन एक नॉर्मल पाथ से नहीं आएगा। एल्विरा की माँ उसे एक सुनसान गली में मौजूद एक अजीब और रहस्यमयी प्लास्टिक सर्जन के पास लेकर जाती है। एल्विरा की माँ कहती है, मैं पैसे बाद में दूंगी, बस मेरी बेटी को प्रिंसेस बना दो। सर्जन अपनी मोटी सी डायरी खोलता है और बोलता है, इसकी आंखें, इसकी नाक, इसके दांत और इसका शरीर, सब कुछ बदलना होगा। ये सर्जरी नहीं, एक रिबर्थ होगा, दर्द होगा, बहुत दर्द। क्या तैयार हो तुम? एल्विरा की माँ सिर हिलाती है और एल्विरा डर के बावजूद राजकुमार का सपना आंखों में लिए चुपचाप सहमति दे देती है। सर्जन का पहला काम एल्विरा के ब्रेसेस को हटाना था, लेकिन वो कोई सामान्य तरीका नहीं था। एल्विरा की ट्रांसफॉर्मेशन अब सिर्फ एक सपना नहीं रह गई थी, वो एक सजा बन चुकी थी। उसका पहला सेशन था और सर्जन के हाथ में था एक बड़ा जंग खाया हुआ मेटल टूल। बिना किसी एनेस्थीसिया के उसने एल्विरा के ब्रेसेस खींच कर निकाले, जैसे किसी पुरानी जंजीर को तोड़ा जा रहा हो। एल्विरा की चीखें उस कमरे की दीवारों में गूंज उठी, लेकिन सर्जन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, जैसे वो इंसान नहीं, कोई मशीन हो। दर्द अब भी थमा भी नहीं था कि उसका दूसरा सेशन शुरू हो गया। अब बारी थी नोज सर्जरी की। एल्विरा की नाक को बीच से काटा गया, फिर बोन को छोटा किया गया, दोनों साइड से उसे पतला किया गया। उसके चेहरे पर एक आयरन मास्क कस दिया गया, जो इतनी जोर से जकड़ा गया कि उसकी त्वचा उसमें ढसने लगी। ये सब इसीलिए ताकि उसकी नाक सीधी रहे, सुंदर दिखे। ये दर्द नर्क से कम नहीं था, लेकिन एल्विरा सब सह रही थी, ब्यूटीफुल दिखने के जुनून में। लेकिन खूबसूरती सिर्फ चेहरे से नहीं आती, रॉयल एटिकेट भी चाहिए। एल्विरा को अब एक ग्रूमिंग स्कूल भेजा गया, जहाँ सीखना था चलना, बैठना, मुस्कुराना और सबसे जरूरी बॉल डांस। स्कूल में पहले से ही एग्नेस मौजूद थी,
थी। मिस सोफी, एक कठोर चेहरा और गूंजती हुई आवाज वाली औरत, अपने असिस्टेंट के साथ वहां आई। वो लड़कियों को सिखाने वाली थी रॉयल बिहेवियर, लेकिन उसने साथ ही कहा सिर्फ 16 लड़कियों को मौका मिलेगा उस रॉयल सेरेमोनी में जाने का, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगी। ट्रेनिंग शुरू हुई और हर दिन एग्नेस सब में आगे निकलती रही। उसकी चाल, उसकी मुस्कान, उसका डांस, सब कुछ नेचुरल था। मिस सोफी को ये साफ दिख रहा था। उसने एग्नेस को फ्रंट रो में खड़ा किया और एल्वीरा को पीछे धकेल दिया, जहां कम सुंदर लड़कियां होती हैं। शाम को जब एग्नेस और एल्वीरा घर लौटते हैं, एग्नेस एल्वीरा की माँ से अपने पिता का अंतिम संस्कार करवाने की गुजारिश करती है, लेकिन एल्वीरा की माँ का जवाब ठंडा और भयानक होता है, मेरे पास पैसे नहीं है। जब एल्वीरा सिलेक्ट हो जाएगी तभी फ्यूनरल होगा। एल्वीरा की आंखों में गिल्ट और डर एक साथ उभर आता है। उसे समझ में आ जाता है कि अब उससे चमत्कार की उम्मीद की जा रही है। अब एल्वीरा और मेहनत करने लगती है, सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि उस सिक प्रेशर के लिए जो उसकी माँ ने उस पर डाल रखा था। 40 दिनों की थका देने वाली ट्रेनिंग के बाद वो दिन आया जब मिस सोफी ने फाइनल 60 लड़कियों के नाम घोषित किए। एग्नेस का नाम लिस्ट के टॉप पर था और एल्वीरा का सबसे नीचे। सभी हैरान थे क्योंकि एल्वीरा का चेहरा अब भी उस भयानक आयरन बैंडेज से ढंका हुआ था। ट्रेनिंग का अगला चरण शुरू हुआ। बॉल डांस में एल्वीरा की चाल में भारीपन था। उसके पैर एग्नेस जैसे नहीं थिरकते थे। मिस सोफी फिर उसे पीछे धकेलती है और कहती है, तुम्हें तो पैसों के बल पर चुना गया है, योग्यता से नहीं। ये शब्द एल्वीरा को भीतर तक तोड़ देते हैं। वो जानती है उसमें वो बात नहीं है जो किसी को पसंद आ जाए। घर लौटकर उसकी माँ एक डिजाइनर को बुलाती है एल्वीरा के लिए गॉर्जियस ड्रेस सिलवाने के लिए, लेकिन डिजाइनर जब उसका मेजरमेंट लेता है तो वो हैरान रह जाता है। एल्वीरा बहुत मोटी है, अगर ये ड्रेस पहननी है तो उसे अर्जेंटली वजन घटाना होगा। एल्वीरा को अब सिर्फ लेमन वाटर दिया जाता है। वो भूख से बेहाल हो जाती है। इसी बीच मिस सोफी एक एक लड़की से पर्सनल इंटरेक्शन करती है, उनकी इनर ब्यूटी समझने के लिए। एग्नेस फिर सबसे आगे निकलती है। जब सोफी एल्वीरा से मिलती है तो उसकी आंखों में एक अजीब कंपैशन आता है। उसे एहसास होता है कि एल्वीरा ने सब कुछ खो दिया है, सम्मान, आत्मविश्वास, शरीर, और फिर भी वो खड़ी है। मिस सोफी उसे एक सीक्रेट आइटम देती है। एल्वीरा जब उसे अपनी छोटी बहन को दिखाती है तो सब कुछ साफ हो जाता है। वो एक छोटी काली कैप्सूल थी जिसमें था टेपवर्म एग। एल्वीरा, वो कहती है, अगर मैं ये निगल लूं तो जो भी खाऊंगी उसका असर नहीं होगा, वजन नहीं बढ़ेगा, मैं जल्दी स्लिम हो जाऊंगी। शादी के बाद ये एंटीडोट ले लूंगी और टेपवर्म मर जाएगा। उसकी बहन कांप उठती है, मत कर एल्वीरा, ये खूबसूरती नहीं, ये मौत है। पर एल्वीरा अब रुकने वाली नहीं थी। उसने कैप्सूल निगल ली। उसके सपने अब डाइजेस्टिव डीमन के पेट में पलने लगे थे और यहीं से उसके शरीर में शुरू हुई वो हॉरिफिक ट्रांसफॉर्मेशन जो सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता नहीं, उसकी रूह को भी निगलने वाली थी। 3 महीने पहले जो टेपवर्म एग एल्वीरा ने निगला था वो अब उसकी आत्मा के साथ उसके शरीर को भी खा रहा था, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए सिर्फ एक सपना जिंदा था, प्रिंस जूलियन से शादी। मिस सोफी ने उस कैप्सूल की हकीकत तो बता दी थी, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स की भयावहता को छुपा लिया था। एग्नेस को अंदाजा था, लेकिन एल्वीरा ने उसे अनदेखा कर दिया। उसी दौरान प्रिंस जूलियन अपने दोस्तों के साथ हंटिंग के लिए शहर में आता है। एल्वीरा ने उसे दूर से देखा। उसकी आंखों में फिर वही पुरानी चमक लौट आई, एक सपना, एक उम्मीद। लेकिन इस सपने के बीच एक सच्चाई ने उसे अंदर से झकझोर दिया। जब एल्वीरा अपनी माँ के साथ लौट रही थी तभी उसने देखा कि एग्नेस घर के नौकर के साथ अकेली थी। शायद कुछ बहुत पर्सनल बात हो रही थी। एल्वीरा का खून खौल उठा। उसने जाकर सारी बात अपनी माँ को बता दी। एल्वीरा की माँ का चेहरा एकदम पत्थर जैसा हो गया। उसने एग्नेस को खूब पीटा और फिर उससे भी भयानक फैसला सुनाया, अब से तू इस घर की मेड है, बाहर कदम नहीं रखेगी। एल्वीरा को इस फैसले से राहत मिली, खुशी नहीं बल्कि एक ट्विस्टेड सेटिस्फैक्शन। अब उसकी सबसे बड़ी राइवल कंपटीशन से बाहर थी। वो अपने डाइट से बेफिक्र होकर खाने लगी, छुप छुप कर। हर बार जब माँ की नजरें हटी, एग्नेस ही उसे खाना देती थी, शायद जानबूझकर, शायद इस उम्मीद में कि एल्वीरा हार जाए। 3 महीने बीतते हैं। फिर एक दिन वो आयरन मास्क एल्वीरा की नाक से हटा दिया जाता है। आईना जैसे कुछ देर के लिए भी खुद को पहचान नहीं पा रहा था। एल्वीरा की नाक अब एकदम सीधी, पतली और खूबसूरत दिख रही थी। एक सर्जरी सफल हुई थी। एल्वीरा अब उस ग्रैंड सेरेमोनी की तैयारी में जुट गई, जबकि एग्नेस अपने ही घर में गाय धो रही थी। एल्वीरा ने एक खिड़की से उसे देखा। उसकी उंगलियां गंदगी से सनी थीं, बाल बिखरे थे और एल्वीरा के चेहरे पर आया एक हल्का सा स्मर्क। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। एल्वीरा की माँ उसे दोबारा प्लास्टिक सर्जन के पास ले जाती है। अगली प्रक्रिया पहले से भी भयानक होती है। डॉक्टर उसकी आंखों में सुइयों से आर्टिफिशियल लैशेस लगाता है। पूरी प्रक्रिया में एल्वीरा की आंखें सूज जाती हैं और कई दिनों तक पट्टी में बंधी रहती हैं। वो इतनी भयानक दिखती है कि खुद को शीशे में देखने से डर जाए। इसके बाद उसकी ब्रेस्ट सर्जरी की जाती है। उसका शरीर अब सुंदरता का एक प्रोजेक्ट बन चुका था, पर दर्द से कराहता हुआ। एल्वीरा अब अंदर से टूटने लगी थी। शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उसकी भूख
वो भूख अब इंसानी नहीं रही थी। टेपवर्म अब पूरी तरह से एक्टिव था। एल्विरा हर घंटे खाना मांगती थी और एग्नेस, जो अब घर की नौकर थी, उसे चुपचाप खाना देती रहती। वो जानती थी कि एल्विरा जितना खाएगी उतनी ही खोखली होती जाएगी। उधर स्कूल में मिस सोफी और उसकी असिस्टेंट परेशान थी। एग्नेस कई दिनों से स्कूल नहीं आई थी। वो एग्नेस के बिना सेरेमोनी की कल्पना नहीं कर पा रही थी। आखिरकार उन्होंने एल्विरा की माँ को बुलाया। एल्विरा की माँ ने एक झूठ बोला। एग्नेस अपने पिता की मौत से टूट चुकी है। उसने हर चीज में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है। मिस सोफी को दुख तो हुआ, लेकिन सेरेमोनी तो रुक नहीं सकती थी। एग्नेस की जगह अब एल्वीरा को दी गई और सच कहें तो सर्जरीज के बाद एल्वायरा अब एग्नेस जैसी ही दिखने लगी थी। लेकिन सोफी को नहीं पता था कि जो लड़की अब सामने खड़ी है वो बाहर से खूबसूरत जरूर हो चुकी है, पर अंदर से वो अब इंसान नहीं रही। रात का सन्नाटा जैसे किसी अनकही साजिश का हिस्सा था। एग्नेस चुपचाप एल्वायरा के लिए खाना लेकर जा रही थी, जैसे रोज जाती थी। लेकिन आज कुछ अजीब हुआ। एल्वीरा बैठी बैठी बाल संवार रही थी, तभी कंघी में एक मोटा गुच्छा फंस गया। उसके बाल जो कभी घने और चमकदार थे, अब मुट्ठी भर झड़ने लगे थे। एल्वायरा ने जैसे ही शीशे में खुद को देखा, वो डर गई। उसकी आंखें सुजी हुई थीं, बाल झड़ चुके थे और चेहरा अजीब ढंग से पीला लग रहा था। टेपवर्म अब उसकी खूबसूरती ही नहीं, उसकी जिंदगी चबा रहा था। इसी बीच एक बड़ी खबर आती है। एल्वायरा को रॉयल बॉल में ओपनिंग परफॉर्मर बना दिया गया था। एग्नेस की जगह उसने ले ली थी। एल्विरा की माँ ने तुरंत एक शानदार ड्रेस डिजाइन करवाया, चमचमाता वाइन गोल्डन वेलवेट और ब्लैक लेस से सजा हुआ एक ऐसा गाउन जो किसी भी लड़की को रानी बना दे। एग्नेस जब वहाँ पहुंची तो सबका व्यवहार उसके लिए जहर से भी बदतर था। कोई उससे बात नहीं कर रहा था, कुछ लोग तो हंस भी रहे थे। एल्विरा की माँ, जो खुद कभी एग्नेस की माँ की ब्यूटी से जलती थी, अब एग्नेस से नफरत करने लगी थी, क्योंकि एग्नेस की ब्यूटी नेचुरल थी, बिना सर्जरी, बिना नकाब। डिजाइनर जब एल्विरा को गाउन पहना रहा था, तभी उसे भी पता चला कि एल्विरा के बाल झड़ रहे हैं। उसने बिना कुछ कहे एक विग बनवाई, सॉफ्ट कर्ल्स वाली जेट ब्लैक विग, जो एल्विरा की असलियत को छिपा सके। लेकिन दूसरी ओर एग्नेस चुप नहीं बैठी थी। वो गई अपनी माँ के पुराने ट्रंक के पास। उसमें से निकाला गया एक रॉयल एमरल्ड सिल्क बॉल गाउन, उसकी माँ का पसंदीदा गाउन, जो कभी राजा की रानी बनने वाला था। एग्नेस ने जैसे ही वो गाउन पहना, एल्वायरा की आंखों में जहर उतर आया। वो इतना जल उठी कि उसने चुपके से जाकर वो गाउन फाड़ दिया। हर टांका, हर कढ़ाई का टुकड़ा एल्विरा की ईर्ष्या के पंजों में चिथड़त हो गया। एग्नेस बेबस, टूटी हुई, अपना गाउन लेकर अपने मृत पिता के पास बैठ जाती है। उसका शरीर अब सड़ने लगा था। वो फूट फूट कर रोती है, माँ अब कुछ नहीं बचा, मैं कहीं नहीं जा सकती। और तभी एक धीमी रोशनी उसके आसपास फैलने लगती है। उसके सामने उसकी माँ की आत्मा प्रकट होती है, ग्लोइंग, इथीरियल। उसकी आंखों में करुणा और शक्ति दोनों थे। एग्नेस, वो कहती है, अब समय आ गया है। ये लो एन्चांटेड शूज, इन्हें पहनते ही बाहर खड़ी कद्दू की गाड़ी कैरेज में बदल जाएगी। पर याद रखो, जैसे ही घड़ी में 12 बजेंगे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। फिर वो एक और शर्त जोड़ती है, बॉल में अपना चेहरा छिपाए रखना जब तक समय न आए। एग्नेस ने जैसे ही जूते पहने, जादू फैलने लगा। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब उसके पिता के शरीर से वर्म्स निकलकर उसके फटे गाउन की ओर बढ़े, रेंगते हुए धीरे धीरे। और फिर उन्होंने उस गाउन को जादू से बुनना शुरू किया। हर फटा हिस्सा दोबारा जुड़ गया, कढ़ाई और भी निखर गई, जैसे गाउन के साथ ही एग्नेस की किस्मत भी सिल दी गई हो। और फिर आई वो रात, जिस रात का इंतजार सबको था। रॉयल पैलेस रोशनी से जगमगा रहा था। गोल्डन शैंडलियर्स, वेलवेट कारपेट्स और मिरर हॉल्स में हर तरफ राजकुमारियों का हुजूम था। एल्विरा ने जैसे ही मंच पर कदम रखा, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। उसकी नकली मुस्कान, डिजाइनर गाउन और सर्जिकल ब्यूटी ने हर किसी को धोखा दे दिया। प्रिंस जूलियन आया और बिना किसी हिचक के एल्विरा को अपनी बॉल पार्टनर चुन लिया। संगीत शुरू हुआ। एल्विरा ने डांस किया, पर उसकी हड्डियां चटक रही थीं, शरीर कांप रहा था, पर उसे महसूस नहीं हो रहा था। वो सिर्फ एक सपना देख रही थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसी रात एक और लड़की नकाब में छिपी, जादू से सजी प्रिंस जूलियन की असली किस्मत बनकर आने वाली थी। राजमहल में शाही संगीत की धुनें गूंज रही थीं। गोल्डन शैंडलियर्स की रोशनी में एल्वायरा और उसकी माँ की दुनिया जैसे सच होती जा रही थी। एल्विरा की माँ भी अब तक उस क्राउड में सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुकी थी। लोग उससे बात कर रहे थे, उसकी तारीफें हो रही थीं, मानो सब कुछ उनकी ही बेटी के नाम होने वाला हो। एल्विरा की आंखों में जीत की चमक थी। फाइनली उसने सोचा, अब मैं प्रिंसेस बनूंगी। लेकिन तभी एक रहस्यमयी हलचल होती है। मेन डोर से एक लड़की प्रवेश करती है। नीले रंग के शिमरिंग गाउन में उसके चेहरे पर एक मास्क था और उसके इर्द गिर्द एक ऐसी जादुई आभा फैल रही थी जिससे पूरे महल का माहौल थम गया। सभी मेहमान मंत्र मुग्ध से उस लड़की की ओर देखने लगे। यह एग्नेस थी, पर कोई उसे पहचान नहीं पाया। प्रिंस जूलियन की आंखें भी उसी पर टिक गईं। वो एल्विरा को छोड़कर सीधा उस मास्क्ड गर्ल के पास गया और डांस के लिए
हाथ बढ़ाया। संगीत फिर शुरू हुआ। हर कदम के साथ एग्नेस और जूलियन का तालमेल और गहरा होता गया। लेकिन जब जूलियन उसके थोड़ा पास आया तो अचानक एग्नेस का मास्क सरक गया और एल्विरा ने उसे पहचान लिया। वो चिल्लाई नहीं, पर उसकी आंखों में जलन, डर और क्रोध सब कुछ एक साथ उभर आया। एग्नेस को यह आभास हो गया कि एल्विरा अब कुछ जरूर करेगी। वो तुरंत दौड़ पड़ी, पैलेस से बाहर निकल गई। जूलियन भी पीछे दौड़ा, पर तभी सीढ़ियों पर भागते हुए एग्नेस की एक जूती वहीं छूट गई। राजा ने उस जूती को उठाया और तुरंत घोषणा कर दी, जिस लड़की का पैर इस जूती में पूरी तरह फिट होगा वही होगी इस राज्य की प्रिंसेस। एल्विरा आग बबूला होकर घर लौटी। वो जान चुकी थी कि मास्क लड़की कोई और नहीं बल्कि एग्नेस थी। जैसे ही एग्नेस घर आई, एल्विरा ने उस पर हमला कर दिया, उसे बेरहमी से पीटा और उसके पैर से जूती छीन ली। एल्विरा ने जैसे ही उस जूती को पहनने की कोशिश की, पर जूती उसके पैर में आ ही नहीं रही थी। वो जादुई थी, सिर्फ एग्नेस के लिए बनी थी। एल्विरा का पागलपन अब हद पार कर चुका था। उसने एक बड़ा चाकू उठाया और अपने ही पैर की उंगलियां काट डाली। चीख की आवाज इतनी भयानक थी कि दीवारें भी कांप उठी। खून बहता रहा। एल्विरा बेहोश हो गई। एल्विरा की माँ और बहन दौड़कर वहां पहुंची। बहन ने जब देखा कि एल्विरा ने गलत पैर काटा है तो वो चौंकी, पर माँ की आंखों में सिर्फ लालच था। सही वाला पैर अभी बाकी है, उसने कहा, और उसी चाकू से एल्विरा का दूसरा पैर भी काट डाला। एल्विरा की बहन स्तब्ध रह गई। वो जान गई कि उनकी माँ अब पागल हो चुकी है। पैसों की भूख ने उसे राक्षस बना दिया है। 2 दिन बाद एल्विरा को होश आता है। खून सूख चुका था, शरीर बेजान सा लग रहा था। तभी बाहर से एक शाही घोषणा सुनाई देती है, प्रिंस जूलियन खुद इस घर आने वाले हैं। वो उस जूती को हर लड़की को पहनवा कर सच्ची प्रिंसेस की तलाश करेंगे। एल्विरा दर्द में कराहते हुए उठती है। वो घिसटती है, रेंगती है, पर चल नहीं पाती। सीढ़ियों पर पहुंचते ही वो गिर जाती है और उसका चेहरा उल्टा हो जाता है। और उसी स्थिति में वो देखती है सामने एग्नेस खड़ी है, उसी गाउन में जिसे उसने कभी फाड़ा था, पर अब वो गाउन और भी सुंदर दिख रहा था, जैसे किसी परी ने उसे फिर से गूंथा हो। तभी प्रिंस जूलियन वहां आता है। वो एग्नेस को जूती पहनाता है और जूती परफेक्टली फिट होती है। जूलियन समझ जाता है यही है उसकी राजकुमारी। वो एग्नेस का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। एल्विरा का दिल टूट चुका था। वो बिलख कर रोने लगी। उसके शरीर में अब कोई शक्ति नहीं बची थी। उसकी बहन उसके पास आती है और मिस सोफी का दिया एंटीडोट उसे पिलाती है, टेपवर्म को मारने के लिए। जैसे ही एल्विरा दवा पीती है, उसे उल्टी होती है और पेट के अंदर से वो लंबा थकाऊ टेपवर्म बाहर निकलता है, सफेद, रेंगता हुआ, जीते हुए राक्षस की तरह। उसकी बहन उसे खींचकर बाहर निकाल देती है और एल्विरा की तबीयत थोड़ी सुधरने लगती है। बहन उसे गले लगाती है और कहती है, अब बहुत हो गया, चल यहाँ से भाग चलते हैं, माँ अब हमें भी मार सकती है। एल्विरा को मोटे कपड़े पहनाए जाते हैं और दोनों बहनें, जो अब असली इंसान बन चुकी थीं, महल से दूर उस दुनिया की ओर निकल पड़ती हैं जहाँ कोई लालच, कोई छल और कोई नकली खूबसूरती ना हो। कहानी यहीं खत्म होती है। एक बहन ने राजकुमार पाया, दूसरी ने खुद को पाया। लेकिन ये सिर्फ एक डरावनी परी कहानी नहीं थी, ये एक दर्दनाक कहानी थी, जैसी उस लड्जके की थी जिसने अपनी सूंघने की शक्ति से पूरे राज्य को अपना गुलाम बना लिया था। अगर आप उस कहानी को महसूस करना चाहते हो तो आप इस मूवी को यहीं टच करके देख सकते हो। और ऐसी ही स्पाइन चिलिंग, दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।